नमस्कार, माइको एफएम में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी उपन्यास परिणीता का भाग 4। उस मोहल्ले में अक्सर एक दीन दुखी बूढ़ा फकीर भीख मांगने आया करता था। उस बेचारे पर ललिता की बड़ी ममता थी। जब कभी वह भजन गाकर भिक्षा मांगता था तो ललिता उसे 1 रुपया दिया करती थी। 1 रुपया प्राप्त होने पर उसके आनंद का ठिकाना ना रहता था। ललिता को वह सैकड़ों आशीर्वाद देता था और वह बड़े चाव से उन आशीर्वादों को सुनती थी। फकीर कहता था, ललिता उस जन्म में मेरी माँ है। पहली दृष्टि पड़ते ही फकीर उसे अपनी माँ समझने लगा है। वह बड़े ही करुण स्वर में उसे अपनी माँ कहकर पुकारता है। आज भी उसने आते ही माँ को पुकारा, ओ माँ, मेरी माँ, तुम आज कहाँ हो? आज इन प्रकार अपने बेटे की आवाज सुनते ही ललिता कठिनाई में पड़ गई। आखिर वह इस समय उसको रुपया दे तो कहाँ से दी? इस समय शेखर घर में ही मौजूद होंगे और वह उनके सामने रुपया लाने जाए कैसे? वह उससे नाराज है। कुछ समय सोचते रहने के बाद वह अपनी मामी के पास गई। अभी अभी उसकी मामी की झकझक नौकरानी से हो गई थी। इस कारण मुंह लटकाए खाने की तैयारी कर रही थी। ऐसी स्थिति में ललिता को कुछ कहने की हिम्मत ना हुई। वह वापस चली आई और किवाड़ की ओर से देखा कि बूढ़ा फकीर चबूतरे पर अभी बैठा है और भजन गाने में मस्त है। ललिता के हृदय में एक खलबली सी मची थी। आज तक उसने इस फकीर को निराश नहीं लौटाया था, इसलिए वह आज भी लौटाना नहीं चाहती थी। उसका मन क्षुब्ध हो रहा था। भिखारी ने फिर एक बार माँ कहकर पुकारा। इसी बीच अन्ना काली दौड़ती हुई आई और उसने सूचना दी कि दीदी, तुम्हारा बूढ़ा बेटा बड़ी देर से आवाज लगा रहा है। ललिता ने कहा, मेरी अच्छी अन्नो, जरा सुन तो। अगर तू मेरा एक जरूरी काम कर दे तो मैं तुझे अच्छी अच्छी चीजें दूंगी। तू जल्दी से चली जा, शेखर भैया से 1 रुपया लेकर आ। अन्ना काली तेजी से दौड़ती हुई गई और 1 रुपया लाकर ललिता को दिया। ललिता ने पूछा, शेखर दादा ने देते समय कुछ कहा था? कुछ भी नहीं, केवल यही कि बास्केट की जेब से निकाल लो। मेरे विषय में तो कुछ नहीं कहते थे? नहीं, कुछ भी नहीं, कहकर वह खेलने में लग गई। रुपया लाकर ललिता ने उस बूढ़े भिखारी को दिया और चली गई। आज उसने आशीर्वाद तक ना सुने। पता नहीं क्यों उसे कुछ भी अच्छा ना लगता था। उसका चित्त परेशान था। दोपहर के पश्चात अन्ना काली को बुलाकर पूछा, अन्नो, आजकल तू अपने शेखर दादा से पढ़ने नहीं जाती? जाती क्यों नहीं, रोज जाती हूँ। ललिता ने कहा, दादा मेरे बारे में कुछ नहीं पूछते? अन्ना ने कहा, नहीं, हाँ, उन्होंने पूछा था कि ताश खेलने दोपहर को जाती हो या नहीं। बेचैनी के साथ ललिता ने फिर कहा, फिर तूने क्या कहा? अन्ना काली ने कहा, यही कि तुम चारू के यहाँ रोज ताश खेलने जाती हो। शेखर दादा ने पूछा, तो खेलता कौन कौन है? मैंने कहा, चारू दीदी, तुम, मौसी और चारू के मामा। अच्छा दीदी, तुम सब में अच्छा कौन खेलता है, तुम या चारू के मामा? मौसी तो कहा करती है कि तुम अच्छा खेलती हो। यह सुनकर ललिता में मानो आग लग गई। वह डांटकर कहने लगी, यह सब तूने क्यों कहा? पाजीन कहीं की, तू हर बात में आधी खिचड़ी पकाया करती है। चली जा मुँह जली, अब मैं तुझे कभी कुछ न दूंगी। यह कहकर ललिता वहां से चली गई। ललिता के इस प्रकार बदलते हुए भावों से अन्ना काली हैरान हो गई। उसकी कच्ची बुद्धि ने यह न समझा कि ललिता क्यों एकदम बिगड़ गई। 2 दिन से ताश का अड्डा नहीं जमता। ललिता के ना आने से मनोरमा का खेल बंद हो गया है। मनोरमा के हृदय में यह संदेह भावना जागृत हो चुकी थी कि गिरिंद्र ललिता की तरफ आकर्षित हो रहा है। उस पर रीझ कर गिरिंद्र बेचैन होता जा रहा है। मनोरमा ने देखा, यह 2 दिन गिरिंद्र ने कितनी परेशानी और बेचैनी से काटे हैं। यही नहीं, उसने बाहर घूमने जाना तक बंद कर दिया है। अब वह केवल कमरे में ही इधर उधर बैठता उठता दिन काट देता है। तीसरे दिन दोपहर के समय उसने बहन से कहा, बहन, क्या खेल आज 3 आदमी ही खेले? मनोरमा की इस बात को सुनकर
गिरिंद्र का उत्साह भंग हो गया। वह बोला, कहीं 3 आदमी में भी खेल होता है? उस घर की लड़की जिसका नाम ललिता है उसे बुला लो ना जीजी। मनोरमा ने कहा, वह ना आएगी। गिरिंद्र उमंग में तुरंत बोल उठा, क्यों नहीं आएगी? उसके घर वालों ने मना कर दिया है या अपने से? नहीं, वह अपने आप नहीं आती। उसके मामा मामी के ऐसे भाव नहीं है। गिरिंद्र के मुंह पर प्रसन्नता की झलक दौड़ गई। वह बोला, फिर तो तुम्हारे जाने भर की देर है, जरा जाकर कह दोगी, तुरंत आ जाएगी। यह बात गिरिंद्र ने कह तो दी, पर अपने मन में संकोच कर रहा था। उसके हृदय की बात तार कर मनोरमा ने हंसते हुए कहा, अच्छा अभी जाकर बुला लाती हूँ। यह कहकर वह ललिता के घर गई और उसे पकड़कर साथ ही ले आई। आज फिर ताश का अड्डा जमा। आज वास्तव में ताश खूब जमा। ललिता की जीत होती रही। 2 घंटे तक खेल बहुत ही बढ़िया जमा रहा और सभी लोग दत्तचित्त थे। उसी समय अन्ना काली दौड़ती हुई आई और ललिता का हाथ पकड़कर घसीटते हुए बोली, दीदी जल्दी चलो, शेखर दादा बुलाते हैं। शेखर नाम सुनते ही ललिता का चेहरा पीला पड़ गया। उसने ताश छोड़ दिया और पूछा, क्या दादा आज काम पर नहीं गए हैं? मुझे क्या मालूम, शायद आज जल्दी आ गए हैं। ललिता ने मनोरमा की ओर कुंठित भाव से देखकर कहा, मौसी मैं जाती हूँ। उसका हाथ पकड़कर मनोरमा ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अभी 2-4 हाथ और खेल लो। परेशान होकर ललिता ने कहा, मौसी अब ना खेल सकूंगी, यदि जरा भी देर हो गई तो वह नाराज हो जाएंगे। इतना कहकर दौड़ती चली गई। गिरिंद्र ने पूछा, यह शेखर दादा कौन है? मनोरमा ने कहा, वह इसी सामने वाले बड़े महल में रहते हैं। गर्दन हिलाते हुए गिरिंद्र ने कहा, वह महल? तब तो शायद नवीन बाबू के कोई रिश्तेदार हैं। मनोरमा ने हंसते हुए कहा, कैसे रिश्तेदार? ललिता के मामा के मकान तक को वह बुढ़ा हड़प लेने के लिए तैयार है। बड़े आश्चर्य के साथ गिरिंद्र बहन की तरफ देखता रहा। मनोरमा ने सारी कहानी सुनानी प्रारंभ की। किस तरह की आर्थिक कठिनाइयों के कारण गुरुचरण बाबू की मझली पुत्री की शादी रुकी हुई थी। नवीन राय ने काफी ब्याज पर उसका मकान रेहन रख लिया। अब तक भी वह रुपया अदा नहीं हुआ और नवीन राय यह मकान हड़प ही लेंगे। वह इसी घात में है भी। सारी कहानी सुना चुकने के बाद मनोरमा ने यह भी कहा कि उस बूढ़े की हार्दिक इच्छा यह है कि बेचारे गुरुचरण बाबू का मकान सत्यानाश करके उसी स्थल पर शेखर के लिए बहुत ही सुंदर विशाल महल बनवाए। 2 लड़कों के लिए अलग अलग मकान है, परंतु तीसरे के लिए नहीं है। सभी बातें सुनकर गिरिंद्र को बहुत दुख हुआ और गुरुचरण बाबू की दशा पर बहुत तरस आया। वह बोला, जीजी अभी तो गुरुचरण बाबू की और भी लड़कियां हैं ना, उनका कैसे कामकाज होगा? मनोरमा ने उत्तर दिया, उनकी कन्याएं तो है ही, उसके सिवा उनकी भांजी भी तो है। उस अनाथ ललिता का पूरा बोझ इस बेचारे उसके मामा पर है। लड़कियों की उम्र काफी हो आई है, 1-2 वर्ष में ही उनका विवाह हो जाना चाहिए। फिर भी साथ ही उन्हें अपने समाज से मदद मिलने की कोई आशा नहीं, बल्कि समाज से निकाल देने वाले अनेक हैं। प्रथा के अनुसार ना चलने पर तुरंत समाज से अलग कर देते हैं। हमारा ब्रह्म समाज तो इन सबके समाज से लाखों दर्जे अच्छा है गिरिंद्र। गिरिंद्र चुप ही रहा। मनोरमा फिर कहने लगी, उस दिन ललिता की मामी मेरे पास ललिता के लिए सोच विचार कर रो रही थी। क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी ठिकाना नहीं है। उसके पानी ग्रहण के शोक में गुरुचरण बाबू को खाना पीना तक नहीं हजम होता। गिरिंद्र भैया, तेरे बहुत से जान पहचान वाले मुंगेर में होंगे, क्या कोई तेरा मित्र ऐसा नहीं है जो ललिता की सुंदरता और गुणों को देखकर उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाए? वास्तव में ललिता के समान गुणी तथा विदुषी लड़की मिलना कठिन है। लाखों लड़कियों में वह एक ही रूपवती है। गिरिंद्र ने दुखपूर्ण झूठी हंसी हंसकर कहा, ऐसी जान पहचान वाला कहाँ पा सका दीदी? फिर भी हाँ, इस कार्य में धन देकर उनकी सहायता कर सकता हूँ। गिरिंद्र के पिता ने डॉक्टरी से अथाह धन इकट्ठा किया था। उस संपूर्ण धन का एकमात्र अधिकारी गिरिंद्र ही था। मनोरमा ने कहा, तो क्या तू रुपए उधार देगा? गिरिंद्र ने कहा, उधार क्या दूंगा जीजी, पर हाँ, वह जब दे सकेंगे दे देंगे और ना दे सकेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं।
आश्चर्य में पड़कर मनोरमा ने कहा, आखिर इस तरह से उन्हें रुपया दे देने से तुझे क्या लाभ होगा? यह लोग ना हमारी बिरादरी के हैं और ना समाज के। फिर तुम ही बताओ कि इस प्रकार रुपये कौन दे देता है? मनोरमा की ओर देखकर गिरिंद्र ने हंसते हुए कहा, समाज के नहीं है तो ना सही, किंतु अपने देश के बंगाली तो है। उनके पास टके नहीं है और मेरे पास रुपयों में काई जम गई है। जी तुम एक बार कहो तो उनसे, यदि वे रुपये लेना चाहे तो मैं देने को तैयार हूँ। फिर ललिता ना तो उनकी सगी है और ना संबंधिनी है। मैं उसकी शादी का पूरा खर्च ही दे दूंगा। उस भोली लड़की के काम के लिए मैं पूरा भार सहन कर लूंगा। गिरिंद्र की यह बातें सुनकर मनोरमा को ना आनंद मिला और ना संतोष ही हुआ। हालांकि मनोरमा के घर से कोई कुछ नहीं कहता था, फिर भी स्त्रियों के स्वभावानुसार पराये आदमी को रुपए बिना प्रयोजन देते देखकर उसे जरा भी चैन ना था, बल्कि वह तो उसमें रोरे अटका देना चाहती थी। चारूबाला चुपचाप यह सब बातें सुन रही थी। गिरिंद्र की यह रुपये से मदद करने की बात सुनकर उसका हृदय खुशी से नाच उठा था। वह कहने लगी, मामा तुम ऐसा ही करो, मैं जाकर मौसी से कह आती हूँ। मनोरमा ने उसे धमकाकर कहा, चुप बैठ चारू, यह बातें बच्चों के मुंह से बड़ों के बीच में अच्छी नहीं लगती। ललिता की मामी से जो भी कहना होगा मैं जाकर कह दूंगी। गिरिंद्र ने कहा, ऐसा ही करो दीदी, गुरुचरण बाबू तो भले आदमी हैं, ऐसा लगता है। कुछ देर रुककर मनोरमा ने फिर कहा, मैं क्या सभी लोग यह कहते हैं कि दोनों स्त्री पुरुष बड़े सज्जन हैं। गिरिंद्र, इस बात का हमें दुख है। बहुत मुमकिन है कि उन लोगों को घर त्याग कर सड़क पर ही आकर खड़ा होना पड़े। इसके भय से तूने देख ही लिया कि ललिता ने जो ही शेखर का नाम सुना तुरंत दौड़ी हुई गई। ललिता ही क्या, बल्कि उसके यहाँ के सभी लोग शेखर के बंधन में हैं। कुछ भी कोशिश क्यों ना की जाए, जब एक बार नवीन राय के गले में कोई फंसा तो उसका निकलना कठिन ही है। मनोरमा की ओर देखते हुए गिरिंद्र ने एक बार फिर कहा, हाँ तुम फिर उनसे जाकर कहोगी ना? मनोरमा ने कहा, अच्छा अवश्य कहूंगी। यदि तू अपनी सहायता से किसी गरीब का उपकार कर सके तो इससे उत्तम और क्या हो सकता है। दीदी, व्यग्रता की कौन सी बात है, यह तो हम सबका धर्म है। जब किसी मुसीबत में ग्रस्त व्यक्ति की जिस प्रकार बन सके मदद करे। यह कहकर गिरिंद्र कुछ लज्जित सा हो गया और आगे कुछ ना कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। परंतु कुछ ही समय बाद वह फिर लौटकर वहीं आ बैठा। मनोरमा ने कहा, तू फिर आ गया? मुस्कुराते हुए गिरिंद्र ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम जो कुछ भी करुणा युक्त गाथा गाती हो उसमें सत्यता का बहुत कम अंश है। आश्चर्यचकित हो मनोरमा ने पूछा, क्यों? गिरिंद्र ने कहा, जिस लापरवाही से मैंने ललिता को रुपए खर्च करते हुए देखा है उससे गरीबी का कोई लक्षण नहीं जान पड़ता। दीदी तुम ही देखो ना, अभी उस दिन सब लोग थिएटर देखने गए थे, ललिता गई नहीं थी, फिर भी 10 रुपये उसने भेजे थे। चारूबाला इसकी गवाह है। जिस प्रकार वह खर्च करती है उससे यह अनुभव होता है कि उसका खर्च 20-25 रुपये से कम में ना चलता होगा। मनोरमा ने इस बात पर एकाएक यकीन नहीं किया और चारूबाला की ओर देखा। चारूबाला ने कहा, सच है माँ, शेखर बाबू ललिता को रुपए देते हैं। यह नई बात नहीं है। बाल्यावस्था से ही वह शेखर बाबू की अलमारी से रुपए ले आती है। शेखर बाबू कुछ नहीं कहते। मनोरमा ने कहा, यह बात शेखर को ज्ञात है? हाँ, उन्हें सब पता है। उसके सामने ही ताला खोलकर लाती है। पिछले महीने अन्ना काली के गुड्डे के विवाह के समय जो धूमधाम हुई थी और इतने अधिक रुपए खर्च हुए थे, वह सब किसने दिए थे? सारा खर्च ललिता ने ही दिया था। लंबी सांस छोड़ते हुए मनोरमा ने कहा, भैया मैं इन सब के बारे में कुछ नहीं जानती, किंतु इतना अवश्य जानती हूँ कि नवीन राय की भांति उसके लड़के नीच नहीं है। सभी लड़के अपनी माँ के स्वभाव के हैं, इसीलिए उनमें दया ममता भरी हुई है। इसके अतिरिक्त ललिता बड़ी नेक लड़की है, सभी उससे स्नेह करते हैं। बचपन से ही वह शेखर के पास रहती है। वह शेखर को भैया कहती है और शेखर का भी उस पर गहरा अनुराग है। अच्छा चारू, यह तो बता
क्या शेखर बाबू की शादी इसी माह में होने वाली है? सुना है इस रिश्ते से बुड्ढे को अच्छी रकम हाथ लगेगी। चारूबाला ने कहा, हाँ माँ, इसी माह में शेखर भैया का ब्याह होगा। बात तय हो चुकी है। धन्यवाद। प्रिय श्रोतागण, परिणीता का यह भाग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और साथ ही साथ अगर आपकी कोई पसंदीदा कहानी है जो आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। धन्यवाद।